नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा या ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट इन मैटर की बात करेंगे या सॉलिड्स की बात करें। ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो उनके परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और परमाणुओं के द्वारा कार्य करना पड़ता है। वो कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का योग ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, जो ऊष्मा गति के प्रथम नियम को व्यक्त करता है। तो जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो ठोस पदार्थ के परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा परमाणुओं द्वारा बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः dq बराबर du प्लस dw, इसको हम लिख सकते हैं dq बराबर du प्लस pdv। समीकरण नंबर कह दिया इसे एक। ऊष्मा गति का प्रथम नियम भी कहलाता है ये। तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ठोस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा परमाणुओं के द्वारा बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात dq बराबर du प्लस dw या dq बराबर du प्लस pdv। ये है। देखो, ठोस पदार्थों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन नियत होता है, अर्थात आयतन यदि नियत है तो dv बराबर क्या होगा? शून्य होगा। आयतन नियत है तो dv बराबर शून्य है। ठोसों का या ठोस पदार्थों के लिए या ठोस पदार्थों का आयतन v का मान नियत होता है। v का मान कैसा है? नियत होता है। अतः dv बराबर शून्य होता है। इस स्थिति में समीकरण एक dq बराबर du प्लस p इंटू 0, तो dq बराबर हो गया du। समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। ये अपने पास में ठोस पदार्थों के लिए dq बराबर क्या लिखा जा सकता है? du, जो ऊष्मा ली जाती है वो उसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो देखो, अतः ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन की दर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन की दर को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसे C से व्यक्त किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है।
नंबर 1 की बात करें तो एक तो होती है स्थिर आयतन पर और एक स्थिर दाब पर। तो ये दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है, एक सीवी और एक सीपी होती है। तो स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन, ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन की दर, ऊष्मा में परिवर्तन की दर को मोलर विशिष्ट ऊष्मा सीवी कहा जाता है। अर्थात सीवी बराबर dQ अपॉन dt V। ताप क्या है, आयतन क्या है, नियत है। और जब आयतन नियत हो तो समीकरण 2 से dQ को क्या लिखा जा सकता है, du, तो जिसको हम लिख सकते हैं du अपॉन dt V। समीकरण 3 कह सकते हैं। आयतन नियत हो तो इस समीकरण 1 को क्या लिखा जा सकता है, dQ बराबर du लिखा जा सकता है। और दूसरी है स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन की दर मोलर विशिष्ट ऊष्मा सीपी कहलाती है। अर्थात सीपी बराबर dQ अपॉन dt P। समीकरण है 4। तो दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा है, एक है सीपी स्थिर आयतन पर और दूसरी है एक है सीवी स्थिर आयतन पर और दूसरी है सीपी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। बात करें ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित 3 नियम दिए गए हैं, एक डुलोंग-पेटिट नियम, आइंस्टीन नियम और डीबाई नियम। सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का डुलोंग-पेटिट नियम। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का डुलोंग-पेटिट नियम। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का डुलोंग-पेटिट नियम। डुलोंग-पेटिट नियम ये कहता है कि ठोस पदार्थों के जो सभी परमाणु हैं वो कंपन करते हैं और कंपन के लिए 3 अवस्थाएं होती है, x अक्ष के अनुदिश, y के अनुदिश और z के अनुदिश होती है। और साथ में ठोस पदार्थों के परमाणुओं की जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा वेग का फलन जबकि स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। अर्थात ठोस पदार्थों के परमाणुओं की ऊर्जा द्विघाती फलन होती है, वेग और विस्थापन का द्विघाती फलन होती है। इसलिए ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का मान 1/2 kT होता है। तो ठोस पदार्थों के परमाणुओं की ऊर्जा का मान kT होता है। बात करें ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है,
को जब गर्म किया जाता है तो ठोस पदार्थ के परमाणु कंपन करते हैं। ठोस पदार्थ के परमाणु क्या करते हैं? कंपन करते हैं तथा एक दोलक के समान होते हैं, तथा दोलक के समान होते हैं। दोलक के समान होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान स्थिति या हम कह सकते हैं वेग तथा विस्थापन हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, तो जिनकी ऊर्जा का मान वेग तथा विस्थापन का द्विघाती फलन होती है। द्विघाती फलन होती है जिसके कारण प्रत्येक कंपन या स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का मान kT, K का मतलब है kB, kT का मतलब है kB, kT जिसमें 1/2 kBT गतिज ऊर्जा से प्लस 1/2 kBT स्थितिज ऊर्जा, या हम कह सकते हैं 1/2 kT वेग से और 1/2 kT विस्थापन से संबंधित होती है। ऊर्जा का मान kBT होता है। ऊर्जा का मान क्या होता है? kB, जहाँ kB वोल्टेज मान नियतांक है, यहाँ kB वोल्टेज मान नियतांक है। ये अपने पास में डुलोंग पेटिट नियम की ये कहता है कि ठोस पदार्थों के परमाणुओं की ऊर्जा वेग और विस्थापन का द्विघाती फलन होती है, जिसके कारण प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा का मान kBT होता है तथा डुलोंग पेटिट नियम के अनुसार ठोस पदार्थों के परमाणुओं की कंपन ठोस पदार्थों के परमाणुओं के कंपन की 3 अवस्थाएं x, y, z कंपन की 3 अवस्थाएं होती है या स्वतंत्र अवस्थाएं होती है। अतः n अवस्थाओं के लिए या दोलकों के लिए
अवस्थाओं के लिए कंपन अवस्थाएं 3n होती है। तो इन 3n अवस्थाओं की ऊर्जा U बराबर 3n kT या kBT, 3n kBT। k को R/n या n इंटू के को R लिखा जा सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं 3RT। कितना हो गया? 3RT हो गया समीकरण नंबर 1 का। यहाँ n इंटू के बी बराबर होता है R। n इंटू के बी बराबर क्या है? R है। P बराबर nRT वाला, तो U बराबर हो गया 3RT। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, अतः विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से CV बराबर dQ अपॉन dt, V बराबर होती है du अपॉन dt V। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान पुट किया, CV बराबर d अपॉन dt और ये अपने पास है 3RT। तो CV बराबर आ गया 3R। समीकरण है ये 2। समीकरण 2 ड्यूलोंग-पेटिट का नियम कहलाता है। समीकरण 2 ड्यूलोंग-पेटिट का नियम कहलाता है। ड्यूलोंग-पेटिट का नियम कहलाता है। इसके अनुसार ठोस पदार्थों की, इसके अनुसार ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 3R होता है। तो जब हम प्रायोगिक रूप से आरेख खींचते हैं तो ये विशिष्ट ऊष्मा CV और ये ताप है T, ताप T और विशिष्ट ऊष्मा CV के मध्य आरेख खींचा जाता है। तो ये आरेख इस प्रकार का होता है। लगभग 300 केल्विन के आसपास। इस प्रकार से ये आरेख होता है। तो लगभग 300 के आसपास ये मान 3R होता है। कितना मान होता है? 3R होता है। इसका मतलब ड्यूलोंग-पेटिट नियम तो ये कहता है कि ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के सभी मानों के लिए 3R होती है, जबकि प्रायोगिक रूप से देखा जाता है कि केवल उच्च ताप पर ही ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा 3R होती है, निम्न ताप पर 3R के बराबर नहीं होती है। प्रायोगिक या प्रयोगों द्वारा यह प्राप्त होता है कि उच्च ताप पर तो ठोस पदार्थों की
विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है, परंतु निम्न ताप पर T³ के समानुपाती होता है। अतः ड्यूलोंग-पेटिट नियम निम्न ताप पर, ये हम कह सकते हैं ड्यूलोंग-पेटिट नियम के अनुसार ताप के सभी मान पर 3R मान होता है। तो ड्यूलोंग-पेटिट नियम निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान सही नहीं व्यक्त करता है। होना तो कितना चाहिए, T³। उच्च ताप पर तो सही है, पर निम्न ताप पर ये T³ के समानुपाती होता है, इसलिए ड्यूलोंग-पेटिट नियम असफल हो गया। फिर देखते हैं ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल। तो इसके बाद आइंस्टीन ने ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात किया। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल। सबसे पहले बात करें आइंस्टीन मॉडल की अभिधारणाएं। आइंस्टीन मॉडल की अभिधारणाएं। सबसे पहले हमने बात की आइंस्टीन मॉडल की अभिधारणाएं। आइंस्टीन मॉडल कुछ अभिधारणाओं पर आधारित होता है। आइंस्टीन ने यह कहा कि ठोस पदार्थों के परमाणु स्वतंत्र रूप से कंपन गति करते हैं, दोलन करते हैं। स्वतंत्र कंपन या दोलन करते हैं, जिनकी आवृत्ति न्यू आवृत्ति होती है। तो नंबर 1 बात करें पहली अभिधारणा। इस मॉडल के अनुसार ठोस पदार्थों के सभी परमाणु स्वतंत्र दोलन करते हैं। सभी परमाणु कैसी गति करते हैं, स्वतंत्र कंपन या दोलन करते हैं। ठोस पदार्थों के कंपन की आवृत्ति न्यू होती है। तीसरे नंबर की बात करें तो सभी परमाणु समान आवृत्ति से कंपन करते हैं। अतः n दोलकों
के कंपन की आवृत्ति समान होती है। समान होती है। नंबर 4 बात करें, सभी परमाणुओं की ऊर्जा E बराबर h न्यू समान होती है। सभी परमाणुओं की ऊर्जा E बराबर h न्यू क्या होगी? समान होती है। अतः n दोलकों की ऊर्जा En बराबर NH न्यू होती है। En बराबर NH न्यू होती है। फिर बात करें नेक्स्ट अभिधारणा के अनुसार, ठोस पदार्थों के परमाणुओं के कंपन की 3n अवस्थाएं होती है। 3n अवस्थाएं होती है, क्योंकि कंपन के लिए x, y और z के अनुदिश कंपन कर सकते हैं। स्वतंत्र अवस्थाएं कितनी है? 3 है। तो n दोलकों के लिए 3n अर्थात n अवस्थाओं के लिए 3n कंपन की अवस्थाएं होगी। अर्थात 3 स्वतंत्र कंपन की स्थिति x, y, z होती है। 3 स्वतंत्र कंपन की स्थिति होती है। फिर बात करें नेक्स्ट अभिधारणा के अनुसार, अभिधारणा नंबर 6, ये मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी का उपयोग करते हैं और इन En ऊर्जा से संबंधित इन परमाणुओं के कंपन की संख्या का मान e⁻⁻En/kT होता है। हम बात करें En ऊर्जा वाले दोलकों के कंपनों की संख्या मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार e⁻⁻En/kBT या KT ऐसे भी लिख सकते हैं। e⁻⁻En/kT होती है। e⁻⁻En/kT होती है। तो इन प्रत्येक दोलक से संबंधित कंपन की ऊर्जा e⁻⁻En/kT या कंपनों की संख्या e⁻⁻En/kT होती है। तो ये है मैक्सवेल की अभिधारणाएं, जिन अभिधारणाओं पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन ने समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन की अभिधारणाएं हैं जो इनके आधार पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं माध्य ऊर्जा का मान। माध्य ऊर्जा ठोस पदार्थों की या परमाणुओं की माध्य ऊर्जा। देखो n दोलकों की ऊर्जा का मान En बराबर NH न्यू होता है। n दोलकों की ऊर्जा का मान En बराबर क्या होता है? NH न्यू होता है। तो देखो n दोलकों की ऊर्जा का मान
ऊर्जा का मान En बराबर NH न्यू होता है। En बराबर कितना है? NH न्यू होता है, परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार 1/2 H क्रॉस ओमेगा ऊर्जा ताप अनाश्रित होती है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। तो ये कैसी ऊर्जा है? ताप अनाश्रित ऊर्जा है। 1/2 H क्रॉस ओमेगा इस ताप पर डिपेंड नहीं करती है, इसको शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। तो हम क्वांटम यांत्रिकी में ये मान कैलकुलेट कर चुके हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2 H क्रॉस ओमेगा होती है। तो अतः n दोलकों की कुल ऊर्जा En बराबर NH न्यू प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा होती है। पहले तो क्या माना हमने? NH न्यू न होकर क्या होगी? NH न्यू प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा। तो ये ताप आश्रित और ये ताप अनाश्रित ऊर्जा का मान होता है, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। En बराबर N H क्रॉस ओमेगा प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि देखो NH न्यू बराबर हम लिख सकते हैं NH न्यू 2π/2π, या हम लिख सकते हैं बराबर H/2π H क्रॉस, और 2π न्यू क्या हो गया? NH क्रॉस ओमेगा लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा अपने पास En बराबर N प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा। ये n दोलकों की ऊर्जा का मान है। तो हम n दोलकों की ऊर्जा का मान हमारे पास में है n प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा। तो मैक्सवेल वोल्टेज मान सांख्यिकी के अनुसार कंपनों की संख्या e⁻⁻ होती है। तो इसे En ऊर्जा से संबंधित औसत ऊर्जा का मान, तो अतः औसत ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा E बार बराबर समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट En e⁻⁻ अपॉन समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट e⁻⁻ ये अपने पास में औसत ऊर्जा का फॉर्मूला है। ई बार बराबर हम औसत ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट En e⁻⁻ और ये अपॉन समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट e⁻⁻ ये औसत ऊर्जा का मान है। En का मान समीकरण 1 से पुट करने पर, समीकरण 1 से En का मान रखने पर E बार बराबर समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इन्फिनिट n प्लस 1/2 H क्रॉस ओमेगा e⁻⁻
n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी अपॉन समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी। यही है, इसे योगफल को प्रसारित कर दिया, योगफल को क्या कर दिया, प्रसारित कर दिया। या हम एक काम करते हैं, इस h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी को x लिख देते हैं। माना कि सुविधा के लिए, माना कि h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी बराबर है x, माना कि h क्रॉस ओमेगा के टी बराबर है x, तो ई बार बराबर समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा को क्या लिखें, x के टी e की पावर माइनस n प्लस 1/2 x अपॉन समेशन ऑफ n बराबर 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस n प्लस 1/2 x। ये मान अपने पास में x के टी तो बाहर आ गया, तो ई बार बराबर x के टी, यहाँ से अपने पास में 0 पुट करें, 1/2 e की पावर माइनस x/2 प्लस 3/2 e की पावर माइनस 3x/2 प्लस 5/2 e की पावर माइनस 5x/2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिट अपॉन नीचे वाले में भी e की पावर माइनस x/2 प्लस e की पावर माइनस 3x/2 प्लस e की पावर माइनस 5x/2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिट। ये हमने इस योगफल को हटा दिया है, जिसको हम अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। देखो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई बार बराबर x के टी डी अपॉन डी एक्स लॉग, ये टर्म e की पावर माइनस x/2 प्लस e की पावर माइनस 3x/2 प्लस e की पावर माइनस 5x/2 प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिट, ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ हमने एक चिन्ह का उपयोग कर लिया माइनस, क्योंकि देखो log x का 1/x में ही आएगा ऐसे कैसे नीचे वाली टर्म, और फिर x का e की पावर माइनस x/2 का e की पावर माइनस x/2 और माइनस 1/2 गुणा में, यहाँ 1/2 गुणा में है, माइनस नहीं है तो हमने क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। देखो ई बार बराबर माइनस x के टी डी अपॉन डी एक्स लॉग, और यहाँ से e की पावर माइनस x/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 3x प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिट। ये मान अपने पास में प्राप्त हो गया। e की पावर माइनस x/2 कॉमन लिया तब, या हम कह सकते हैं ई बार बराबर माइनस x के टी डी अपॉन डी एक्स लॉग e की पावर माइनस x/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x की पावर माइनस 1। फॉर्मूला बन गया ये, इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म अपने पास में प्राप्त होगी। तो एक फॉर्मूला हो गया, या हम लिख सकते हैं ई बार बराबर माइनस x के टी डी अपॉन डी टी, ये हो गया अपने पास में लॉग e की पावर माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x। हमने इस टर्म को उस रूप में लिख लिया अवकलन करके, और इसका हमने अवकलन किया तो अपने पास में अवकलन d अपॉन डी टी के रूप में अवकलन करेंगे हम ई बार का। तो देखो ई बार बराबर माइनस
एक्स के टी डी अपॉन डी टी। अच्छा, चाहे हम इसका ही अवकलन कर सकते थे इस प्रकार से अपने पास। तो ये है log x, log है अपने पास में log और log इसको अलग अलग कर लिया अपन ने, log a अपॉन b इसको लिखा जा सकता है log a e की पावर माइनस एक्स बाई टू log a, और ये हो जाएगा प्लस log a b 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में है तो माइनस आ गया अपने पास। ये d अपॉन डी टी का मान आ गया। तो ई बार बराबर माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी टी, यहाँ से log और ये कैंसिल माइनस एक्स बाई टू, और ये माइनस log 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ई बार बराबर माइनस एक्स के टी की माइनस से माइनस हो गया, प्लस ये अपने पास d अपॉन डी टी माइनस एक्स बाई टू, ये सॉरी प्लस का, और ये है log 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसका हम अवकलन करें तो देखो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो एक्स के टी डी अपॉन डी टी एक्स बाई टू प्लस log 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका हम अवकलन करें टी के सापेक्ष, इसका हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष। अच्छा सॉरी, अपने पास ये अवकलन है एक्स के सापेक्ष, अवकलन है टी के सापेक्ष नहीं है, एक्स के सापेक्ष अवकलन है। डी अपॉन डी एक्स चल रहा है, टी नहीं है। डी अपॉन डी एक्स ये टर्म अपने पास, इसका अवकलन करें हम तो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ई बार बराबर एक्स के टी एक्स बाई टू का 1 बाई टू, एक्स बाई टू का अवकलन क्या हो गया 1 बाई टू, प्लस log का 1 अपॉन, log का हो गया 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और एक्स का गुणा -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया अपने पास। या ई बार बराबर एक्स के टी 1 बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ई की पावर प्लस एक्स -1 कैंसिल हो गया। ई बार बराबर एक्स के टी, ये अपने पास में 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स -1। एक्स हमने माना था एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी को एक्स माना था, तो एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर एक्स का मान पुट करेंगे तो ई बार बराबर एक्स के टी, एक्स का मान अपने पास एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी इंटू के टी 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी -1, के टी से के टी कैंसिल, ई बार बराबर एच क्रॉस ओमेगा 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी -1, ये मान आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। ये डीबाई मॉडल के लिए भी माध्य ऊर्जा का मान यही होगा और आइंस्टीन मॉडल के लिए भी माध्य ऊर्जा का मान यही होगा। तो ये है अपने पास में माध्य ऊर्जा का मान। जब हमारे पास में माध्य ऊर्जा आ गई तो हम कुल ऊर्जा का मान या आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठोस पदार्थों
के परमाणुओं की आंतरिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा। U आंतरिक ऊर्जा U बराबर 3n ई बार। दोलन के लिए, कंपन के लिए 3 अवस्थाएं होती है। 3n कुल अवस्थाओं की संख्या होती है। 3n अवस्थाओं के लिए कंपन करने के लिए स्वतंत्र होता है, अर्थात U बराबर 3n ई बार, या हम लिख सकते हैं 3n h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1। तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार अतः विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से CV बराबर du अपॉन dt बराबर d अपॉन dt, ये अपने पास में है 3n h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 और ये प्लस 3n h क्रॉस ओमेगा अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1। t के सापेक्ष अवकलन करना में CV बराबर, इसमें t की कोई टर्म नहीं है, 0 हो गया। ये यहाँ से 3n h क्रॉस ओमेगा d अपॉन dt 1 अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1। इसका हमें अवकलन करना है, चाहे हम ऊपर ले जाके लिख लें चाहे यहाँ लिख लें। CV बराबर 3n h क्रॉस ओमेगा, इसका अवकलन किया 1 अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का आएगा माइनस, और फिर e की पावर x का e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT, और फिर h क्रॉस माइनस h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT स्क्वायर। ये अवकलन हो गया इसका मतलब CV बराबर 3n h क्रॉस ओमेगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, इंटू h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT स्क्वायर, और ये अपने पास है e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT अपॉन e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो भाई, इसको k से ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाए तो देखो CV बराबर 3n k, ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT का होल स्क्वायर, e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT, e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें इसको लिख लिया है। तो देखो CV बराबर 3n k, इसको लिखा जाता है थीटा e अपॉन t का होल स्क्वायर, e की पावर थीटा e अपॉन t, e की पावर थीटा e अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ थीटा e बराबर है h क्रॉस ओमेगा अपॉन k, बराबर कहलाता है आइंस्टीन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आइंस्टीन ताप कहलाता है। तो देखो CV बराबर 3r थीटा e अपॉन t का होल स्क्वायर, e की पावर थीटा e अपॉन t अपॉन e की पावर थीटा e अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ये जो समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ, ये समीकरण 3 आइंस्टीन समीकरण कहलाता है। तो ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन समीकरण 3 होता है। समीकरण 3 ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन समीकरण कहलाता है। सबसे पहले बात करें केस फर्स्ट की, उच्च ताप पर जब ताप का मान उच्च हो, उस स्थिति में इस समीकरण 3 के अनुसार ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या प्राप्त होगा? उच्च ताप पर मतलब T इज ग्रेटर देन थीटा ई हो। T का मान क्या हो? थीटा ई से बड़ा हो। इस स्थिति में e की पावर थीटा ई अपॉन टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी। इस स्थिति में इसे क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अतः समीकरण 3 से समीकरण 3 से CV बराबर 3R थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर ई की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, और ये अपने पास 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। CV बराबर 3R थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी अपॉन थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो गई। CV इक्वल टू 3R 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी। हम लोग जानते हैं टी का मान बहुत बड़ा है और थीटा ई का छोटा है, तो थीटा ई अपॉन टी को क्या माना जा सकता है? नगण्य। T इज ग्रेटर देन थीटा ई होने पर CV अप्रॉक्सी 3R। CV किसके बराबर है? 3R के बराबर है। यही मान ड्यूलोंग पेटिट नियम के अनुसार प्राप्त होता है, अर्थात ये मान ड्यूलोंग पेटिट नियम में सहमति व्यक्त करता है। तो उच्च ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है, अर्थात आइंस्टीन मॉडल के अनुसार उच्च ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। जो ड्यूलोंग पेटिट नियम के समान होता है। तो ड्यूलोंग पेटिट नियम के समान होता है। तो उच्च ताप पर तो आइंस्टीन मॉडल भी ड्यूलोंग पेटिट नियम से सहमति व्यक्त करता है। फिर हम बात करें निम्न ताप पर, केस सेकंड। केस सेकंड, निम्न ताप पर
टी इज लेस देन थीटा ई। इस स्थिति में ई की पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 बराबर लिखा जा सकता है ई की पावर थीटा ई अपॉन टी। अतः समीकरण 3 से CV बराबर 3R ई की पावर थीटा ई अपॉन टी थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर ई की पावर थीटा ई अपॉन टी ई की पावर थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर। एक को हमने क्या मान लिया, इसकी तुलना में नगण्य मान लिया, क्योंकि ये मान अब बहुत बड़ा है और बड़े के सापेक्ष एक को नेग्लेक्ट कर दिया। तो CV बराबर 3R थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन ई की पावर 2 थीटा ई अपॉन टी। इसका मतलब 3R थीटा ई अपॉन टी का स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। तो ये अपने पास में है, अर्थात निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा चरघातांकी रूप से कम होती है। अर्थात निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा चरघातांकी रूप से कम होती है। ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा चरघातांकी रूप से कम होती है। तो ये है आइंस्टीन मॉडल के अनुसार उच्च ताप और निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान, जबकि एक्चुअली ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान T³ के समानुपाती होता है। जबकि प्रयोगों द्वारा निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा T³ के समानुपाती होती है। निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा T³ के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब उच्च ताप पर तो आइंस्टीन मॉडल ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान व्यक्त करता है, परंतु निम्न ताप पर सहमति व्यक्त नहीं करता है। तो आइंस्टीन मॉडल की कमियां हो गई अपने पास। आइंस्टीन मॉडल की कमियां। आइंस्टीन मॉडल की कमियां। आइंस्टीन मॉडल की कमियों की बात करें, नंबर 1, आइंस्टीन के अनुसार उच्च ताप पर तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सही प्राप्त होता है, परंतु निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान चरघातांकी रूप से कम होता है, जबकि प्रयोगों द्वारा यह मान T³ के समानुपाती प्राप्त होता है। अर्थात निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान आइंस्टीन मॉडल की सहायता से सही प्राप्त नहीं होता है। तो पहली कमी होगी निम्न ताप पर आइंस्टीन मॉडल से ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा चरघातांकी रूप से कम होती है, जबकि
प्रयोगों द्वारा निम्न ताप पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा T³ के समानुपाती प्राप्त होती है। दूसरी बात करें हम तो ये निम्न ताप पर सही मान व्यक्त नहीं कर सकता है। दूसरी स्थिति में बात करें, आइंस्टीन मॉडल में ठोस पदार्थों के सभी परमाणुओं को स्वतंत्र माना गया है, जबकि ठोस पदार्थ के परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। तो आइंस्टीन मॉडल के अनुसार ठोस पदार्थ के परमाणु स्वतंत्र दोलन करते हैं, दोलन या कंपन करते हैं, जबकि ठोस पदार्थ के परमाणु युग्मित होते हैं। तो ये है ठोस पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल और इस आइंस्टीन मॉडल की कमियां हैं।